जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ। ही इज़ फैमिली फिजिशियन, लेकिन उसी के साथ साथ एक बेहतरीन शायर भी हैं और एक राइटर भी हैं। तो ये जो इम्तिजाज है दो मुख्तलिफ प्रोफेशंस का, ये किस तरह से उन्होंने अपनाया, इसके बारे में उनसे बात करेंगे। और ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों को आज आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर फरहत अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सर बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो आपसे मैं यही सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जहन में यही चीज़ घूम रही है कि एक तो शायरी और राइटिंग एक बिल्कुल एक अलग अदब की दुनिया है, लेकिन उसी के साथ साथ डॉक्टर बनना और वो पढ़ाई करना वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड हो जाती है। तो ये जो दोनों फील्ड्स का या प्रोफेशंस का जो कॉम्बो आपने अपनाया, ये क्या था, किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मेरी तमाम तर डॉक्टरी के प्रोफेशन में आने की काविश या शायर बनने की काविश या राइटर बनने की जो कोशिश है, इसमें तमाम तर हिस्सा मेरे वालिद मोहतरम का है। अच्छा जी। हम बचपन में पूरी फैमिली सुबह नमाज से पहले सैर पर जाया करते थे मुल्तान में। तो पूरी फैमिली जाती थी। जब वापस आते थे तो उस वक्त जो घर की ख़वातीन थी वो तो घर आ जाती थी, तो बच्चों को लेकर वालिद साहब बाकायदा मस्जिद में नमाज के लिए ले जाते थे। ठीक है। हम वहाँ नमाज पढ़ते थे। नमाज के फ़ौरन बाद वालिद मोहतरम मेरे हाफिज़ कुरान थे माशाल्लाह, और वो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल, वकील वगैरह वगैरह। उन्होंने वहाँ एक रुकू की तिलावत करना होती थी और उसकी तफसीर हमारे मौलाना यार शाह साहब थे वो करते थे। अच्छा। जब वो करते थे तो हम वालिद साहब के खौफ से इतनी तवज्जो से सुनते थे कि नाराज़ ना हो जाए, और बड़ी तवज्जो से सुनते थे। तो यूँ उस तफसीर में वो हवाले देते थे जनाब मौलाना मदूदी साहब के तफ़हीमुल कुरान के जी जी। तो यूँ 2-3 साल के बाद मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास तफ़हीमुल कुरान अपनी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त ये तफ़हीमुल कुरान 49 रुपये बहुत महंगा सौदा था उस वक्त। ये 60 की बात है, 1960 की। बड़ा महंगा सौदा था। मैंने वीपी के ज़रिए मंगवा ली। अच्छा। तो वालिद साहब ने जब वीपी देखी 49 रुपये की आई तो उन्होंने कहा ये क्यों मंगवाई है? मैंने कहा वो मौलाना साहब पढ़ाते हैं ना, तो मैंने कहा देखूं। मैं बच्चा सा था, अभी तीसरी जमात चौथी जमात में, और उसी वक्त से आपको इतना शौक था? ये शौक हुआ। और फिर वालिद साहब ने एक कर्म फरमाई ये की कि मुझे कहा कि किताबें जो भी मंगवा लिया करो, मेरी तरफ से इजाज़त है। और इसके साथ बागे दराज, ज़रब कलीम, बाल जिब्रील और अरमगान हिजाज उस वक्त अलहदा थी। अच्छा। और साथ फिरोज़ुल लुगात, अरबी से उर्दू, फ़ारसी से उर्दू और उर्दू से उर्दू, ये उस वक्त की बहुत स्टैब्लिश चीज़ें थीं। वो ले आए और मुझे कहा ये भी पढ़ा करो। अच्छा। वो चलते चलते 5वीं 6वीं 7वीं जमात तक मैं उल्टा सीधा शेर व अदब में चलता गया, और 8वीं जमात में अल्लामा इकबाल की नज़मों की तज़मीन करता रहा, और यूँ मेरे अंदर अदब का शौक़ पैदा हुआ। अच्छा। लेकिन डॉक्टरी का मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मेरे वालिद साहब वकील थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कायदे आज़म की मूवमेंट की वजह से उन्हें वकील बनना पड़ा। अच्छा। लेकिन उनके अंदर एक ख्वाहिश थी कि मेरे घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। ओके, तो आपने अपने वालिदैन का एक तरह से जो ख्वाब था वो पूरा किया। वो फिर जैसे जैसे पढ़ाते, एफएससी के बाद पता चला कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। मुझे कोई शऊर नहीं था। हमें फर्स्ट डिवीज़न का भी शऊर नहीं था। हमें ये था कि पढ़ना है, और फर्स्ट डिवीज़न का मतलब पास होना था। हमारे नंबर का मेयार ये था, कंपार्ट वगैरह का तो तसव्वुर नहीं था। सही। और इससे अहम बड़ी बात ये थी कि मेरी वालदा साहिबा कुरान शरीफ पढ़ी हुई थी, अनपढ़ थी। तो जब मुझे दाखिल कराने गए तो मेरी वालदा साहिबा को भी अब्बू ने दाखिल करा दिया पहली जमात में। अच्छा। हम दोनों एक ही स्कूल में, मून लाइट स्कूल था, गवर्नमेंट मून लाइट स्कूल, उसमें बाकायदा तौर पर दाखिल हुए। 1 साल हम इकट्ठे रहे। फिर मैं बॉयज़ में आ गया, वो भी बाकायदगी से ऑन रोल, प्राइवेट नहीं, सरकारी तौर पर वो भी
पढ़ती रही, इधर मैं भी पढ़ता रहा। एफएससी के बाद मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया, उनके नंबर ज़रा कम आए तो वो फिर बीएससी और उन्होंने फिर फाजिल तिब वल जराहत, अब्बू जान ने अपना शौक़ पूरा किया। और मेरे जो मौलाना साहब थे उन्होंने मुझे कुछ बातें ऐसी की जिसकी वजह से मुझे मेहनत भी करना पड़ी। मुझे नहीं पता चला मैंने मेहनत कैसे की, लेकिन उसका ये हुआ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया तो मेरे वाले साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी और मेरे पास बहावलपुर आए और कहने लगे कि फ़रत अब तुम्हारे तमाम भाई डॉक्टर बन जाएंगे। और यही हुआ, हम 9 बहन भाई हैं, सारे डॉक्टर। माशाल्लाह। मतलब आपको देखकर बाकी भाइयों को भी बहुत ज़्यादा शऊर ही नहीं था ना। वालिद साहब ने कहा ये करना है, बल्कि एक भाई ने तो ये कोशिश की कि मैं आर्ट्स लेकर वकील बनता हूँ, तो एफए के पहले साल में वो फेल हो गया। अच्छा। तो प्रिंसिपल साहब ने बुलवाया। उस वक्त ये होता था कि सेकंड ईयर के बाद वो करते थे कि भाई सब्जेक्ट चेंज करना है या नहीं करना, अब तो और माहौल है। तो उसने कहा मैं एफएससी करता हूँ। मैंने कहा, अबू ने कहा कि तू एफएससी कैसे करेगा, एफए तो तुझसे होती नहीं। वो एफएससी की और डॉक्टर बन गया। तो हमारे अंदर इन माइंड बिल्ड था कि साइंस सब्जेक्ट्स हमने लेने हैं। अच्छा। तो चलते रहे। हमारा कोई दोस्त नहीं होता था जिसके घर जाते, हमारे पास सब दोस्त आते थे। कल्चर सिर्फ पढ़ाई का था। तो यूं मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर जब मैं बना तो मैंने इस पेशे को इबादत के तौर पर अपनाया हुआ है। मैं अगर मरीज़ न देखूं तो मैं बीमार हो जाता हूं। मैं सच कह रहा हूं, बीमार हो जाता हूं। मैं सुबह मरीज़ देखता हूं, शाम को देखता हूं, और सरकारी ड्यूटी के दौरान रात की ड्यूटी मैं मुस्तकिल करता था। शायरी मेरा शौक़ है। शायरी ऐसा फिर मुझे बड़े अच्छे अच्छे असाज़ा मिले और मैं 20 साल की उम्र में आल पाकिस्तान मुशायरों में जाया करता था। लेकिन मैंने शायरी को कुर्बान कर दिया अपने पेशे पर। अगर मैं मरीज़ न देखूं तो मैं बीमार हो जाता हूं। बल्कि अक्सर ये होता है कि घर में जाता हूं रेस्ट करने के लिए, बेचैनी सी होती है, पता चलता है कोई एक मरीज़ आ गया है, तो मैं गाड़ी हो या ना हो पैदल चल पड़ता हूं, करीब ही है। और मैं मरीज़ों को देखता हूं, वहाँ रिलैक्स होता हूं। और मैं तकरीबन अल्लाह ताला करम फरमाए 20 घंटे अपने अस्पताल में रहता हूं। क्या बात है। 2 घंटे सोता हूं सिर्फ, लेकिन मुझे सुकून मिलता है, मेरी थकावट दूर हो जाती है। और ये मेरे ख्याल से हर किसी में ये वाली फीलिंग नहीं होती जिस तरह से आप अभी बयान कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता है। और बल्कि मेरे बच्चे भी ये सोचते हैं कि अब्बू घर ही कम आते हैं। मेरी बेगम को एक ही शिकवा रहता है कि आप घर नहीं रहते। मैं अक्सर औकात उसे साथ ले जाता हूं। तो घर वालों के साथ आपको नहीं लगता कि आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं कि तो जो थोड़ा बहुत? इसलिए कि हमारे 4 बेटे हैं माशाल्लाह, और 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर। लेकिन शुरू में बच्चे है ना, फीमेल तो नहीं थी बेटी कोई, तो वो बच्चे माँ के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते, बल्कि उन्होंने कहा मामा को आप ले जाया करें, हमें बोर करती हैं। तो अच्छा, आपने अभी कहा ना कि आपकी बेगम नहीं कहती हो कि घर टाइम नहीं देते, ये नहीं होता वो नहीं होता। ठीक है, वो तन्हाई में रही, लेकिन एक मेड थी जो साथ गपशप लगाती थी, बैठती थी, उठती थी। बच्चों के खाना पीना वो खुद मेरी वाइफ करती थी। लेकिन मेरी वाइफ को शिकवा इसलिए नहीं होता था कि मैं जो भी इनकम होती थी मैंने जेब में कभी रखी नहीं, खाली जेब चला जाता था। मुझे पैसों से परवाह ही नहीं थी, वो दे दो देता था। आज भी यही हालत है, मुझे इसका नहीं पता होता। मेरी वाइफ जो है इतनी अच्छी वर्किंग में है कि उसने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की कि हमारे यहाँ कमीना ये वो छोटे छोटे लफ्ज़ ये भी नहीं है हमारे यहाँ, गाली गलौच नहीं। इससे अगली अच्छी बात यह है कि हमारी शादी को 35-36 बरस हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी से भी पूछ लें बच्चों से, ये वो हमारी आपस में लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, ये वो फंडामेंटल सच है, बुनियादी सच है। ये कैसी शादी थी भाई? वो हमने पहले दिन ये तय किया था कि हम में से कोई गुस्सा करे दूसरा चुप हो जाए। ये पहले दिन का तय था। गुस्सा जब आता है किसी को तो 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार। लेकिन वो होता है ना मियाँ बीवी के अंदर कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो या तुम क्यों नहीं बोल रही हो, बोलो। 2 मिनट के बाद हमारा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो है। जवाब नहीं देना एक दूसरे को, जब जवाब नहीं देना लड़ाई कैसे? लड़ाई किस बात पर होगी? बिल्कुल, तो इतना सुकून है मेरे घर में
जब वो कोई शिकवा करती है मैं कहता हूँ अच्छा। जब उन्हें पता चले कि मैंने तेज़ बात की है तो डॉक्टर साहब चुप हो गए, 1 या 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लड़ाई हुई नहीं। क्या बहुत मुझे बहुत अच्छा। वही वाली बात, आपने बच्चों को ये माहौल दिया तो वो भी यही। हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा। 4 बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं आफ्टर मैरिज। हमने उन्होंने कहा है जहाँ जाना है रहे, बहुत उनके पास वसाइल है, लेकिन कहते हैं यहीं। उन बच्चियों को ये नहीं पता कि फलां के बारे में बात कोई हुई है या नहीं। गीबत नहीं होती हमारे घर, हम अपने काम में लगे रहते हैं, इसलिए घर में बड़ा अच्छा सुकून है। सही। मुझे कोई गम नहीं है, बड़ा क्या बात है। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। आपने डॉक्टरी पढ़ी तो स्पेशलाइजेशन किस चीज में की, ये भी जरा बताइए। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, तो मैं जब जॉब में गया तो उन्होंने कहा जी आप 15 दिन के लिए ओपीडी में आ जाएं। अच्छा। इमरजेंसी में, वहाँ पोस्टमार्टम होते हैं, तो 15 दिन के बाद आपको भेज देंगे। वो मेरे दोस्त थे सीनियर, तो मुझे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया गया नाइट का। मुझे एक लेबल दे दिया गया। अच्छा। उस लेबल में मैं इतना मस्त हुआ कि मैंने तकरीबन 21 साल नाइट में गुजारे। 21 साल, और 21 सालों में मैंने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम की स्पेशलाइजेशन की। फिर उसके बाद मैंने साइकियाट्री की वो की स्पेशलाइजेशन, साइकियाट्रिस्ट बना। उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की, एमपीएच किया, डीपीएच किया, और उसके साथ साथ आकुपंक्चर होने के नाते मैंने पीएचडी इन आकुपंक्चर भी की। मैं अब एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ, पीएचडी डॉक्टर भी हूँ, कंसल्टेंट अपना प्रोफेशन का भी हूँ, इनफर्टिलिटी का हूँ, और इधर पोस्टमार्टम एक्सपर्ट भी हूँ। 4-5 स्पेशलिटीज़ हैं जिनमें मैं काम करता हूँ, और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अब MPH 2019 में किया है आफ्टर रिटायरमेंट। मुझे पढ़ाई, मेरे वाले साहब भी ऐसे थे। अच्छा। वो भी पढ़ते रहते थे। मुझे स्टडी करने से इश्क है, मैं कहता हूँ पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ने की कोई उम्र और कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने 6-7 स्पेशलिटीज़ की हुई हैं, और उसमें इसलिए मैं खुद को फैमिली फिजिशियन के तौर पर, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये हूँ। एग्जैक्टली, आप एक चीज़ पे लेबल अपना नहीं लगा सकते। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा किस चीज़ में हुआ? आपने अदब को किस तरह से अपनाया? क्योंकि ज़ाहिर एक प्रोफेशन तो आपका ये डॉक्टरी का चल ही रहा था। हाँ। तो अदब में भी आपको कभी इस तरह से फीलिंग आई? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे एक कुलीग कहते थे, जो शायर थे, वो कहते ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर कहते थे ये तो शायर है। अच्छा। और मैं स्टूडेंट लाइफ में ऑल पाकिस्तान मुशायरे पढ़ता था, तो मैं बहुत अरूज पर गया। जब बच्चों ने पहली, दूसरी, तीसरी जमात में दाखिला लिया तो मैं शायरी में खामोश हो गया। 22 साल मैंने शायरी नहीं की। इसलिए खामोश हुआ कि जब ये बच्चे बड़े होंगे, मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो बच्चे कहेंगे कि ठीक है हमारे अबू बहुत बड़े शायर थे, लेकिन बैसियत अबू उन्होंने हमें क्या दिया। तो मैंने बच्चों की तरबियत के लिए अपना टाइम वक्फ कर दिया, कमाया, उनको पढ़ाया। जब वो इंजीनियर लेवल में पहुंच गए तो फिर मैं 2012 में दोबारा एंटर हुआ। लेकिन ये एक मशहूर एक बात कि अगर आप एक फील्ड में हो और फिर एकदम से अब जो जितना आपने गैप बताया उसके बाद तो आप भूल गए होंगे। बड़ा नहीं भूलता, शायर तो नहीं भूलता, इनबिल्ट होता है ना। हाँ। इनबिल्ट, जंग लग गया। जंग यूँ लगा कि वो जो नई तराकीब, नए तजुर्बात वो दोबारा मुझे करने पड़े। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि जब मैं महफिल में दोबारा गया तो मुझे अलिफ बे से उठना पड़ा। मतलब पूरे स्क्रैच से आपने स्टार्ट मुझे लोग कहते थे ये तो कल की पैदावार है, लेकिन जो सीनियर थे जिनके साथ मैं उठता बैठता था, मसलन वजीर आगा साहब के साथ, मैंने अहमद फराज साहब के साथ भी किया, आरिश सदीकी साहब के साथ भी किया, नकवी अहमद पुरी, आले अहमद, ये बड़े बड़े शायर, आसी करनाली, असलम अंसारी, जहूर नज़र, तो इनमें से जब कोई लोग इनाम उलग जावेद ये जब सामने आते थे तो कहते थे फरत कहाँ, तुम यहाँ क्यों? मैं कहता था जी मैं बहावलपुर से इधर ट्रांसफ़र हूँ। ये वो फिर लोगों को पता चला ये तो सीनियर शायर है। अच्छा। फिर ऐसा रेडियो वालों ने भी मुझे बुलाना शुरू कर दिया, बड़े मुशायरों में भी ज़्यादा माँ मेहमान ख़ुसूसी और सदारत। अब मैं अल्लाह का शुक्र है पहली खेब में हूँ। मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला आजिज़ी में रखे, लेकिन मुझे उन्होंने
शायर तस्लीम। तो मोस्टली आपके मौज़ूआत क्या होते हैं शायरी के, राइटिंग के हवाले से? इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी, मुझे हर चीज़ में हुस्न नज़र आता है। इसके अलावा मैं ज़िंदगी में ज़िंदा रह ही नहीं सकता। मैं रोज़ तब्दीलियाँ करता रहता हूँ, अपने कमरे की भी खुद नहीं बदलता, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलता हूँ। मुझे हर चीज़, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो पौधा है, अल्लाह की तमाम कायनात मुझे इतनी खूबसूरत लगती है। मेरा दिल करता है, बाज़ औक़ात तो इतना टिकटिकी बांध कर देखता है कि बंदा, और किसी वक्त इतना अल्लाह के करम पर शुक्राना के तौर पर मैं बैठता हूँ कि आँखों से आंसू आ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए अच्छा लग जाते हैं। क्या बात कि अल्लाह ने मुझे बेऐब रखा हुआ है, मेरी तमाम ज़रूरतों से ज़्यादा मुझ पर नवाजा हुआ है, मुझको इतना करम किया हुआ है कि मेरे शौक़ की तकमील है। ये मेरा शौक़ है। बिल्कुल। पेशा सर, आपके कितने मजमूए अभी तक आ चुके हैं? मैं बुनियादी तौर पर नसनिगार भी हूँ। अच्छा जी। शायर भी हूँ, कालम निगार। इमरोज़ अखबार हुआ करता था जो आजकल बंद है, बहुत बड़ा अखबार था। मैं 23 साल उसका कालम निगार रहा हूँ। अच्छा। 23 साल। और तनकीदी किताबें मेरी 9-10 आ चुकी हैं। शायरी का एक फर्दियात, भीगती पलकें, जुल्फ़े दराज, इस्तारा, ये 4 किताबें। अच्छा। ये वो थी जो 83, 84, 85 में आई। अब 2019 में 18 में ये इश्क किताब आई। अब दूसरा मुसवदा तैयार हो रहा है। मजमूई तौर पर मेरी 21-22 किताबें आ गई हैं। मेडिकल पर 4 आई हैं, 6-7 मैंने और लिखी हुई हैं। वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक हैं, बच्चों के अमराज के मुताबिक हैं, और जो मैंने उन डिजीज़ पर ज़्यादा लिखा है जो हमें आम तौर पर फेस करते हैं पब्लिक, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़। ये मुआशरे में रहते हुए, खांसते हुए, आपने ऐसा खांसा, दूसरे को कोरोना हो गया। हाँ। दूसरे को इन्फ्लुएंजा हो गया। वही वाली बात ना कि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो खुद चलकर आपके पास आती हैं। हाँ। आप कितना भी उनसे बच जाएं। हाँ। तो ये एक सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगी इसके एडिशन में कि इस तरह की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? कुछ बीमारी ऐसी हैं जो हमारे पास चल के आती हैं, वो तो प्रिवेंशन से आप करेंगे, क्योर भी करेंगे। मसलन आपके पास एक ऐसी बीमारी, कैंसर है, कोई और फोड़े की बीमारी है, कोई अंदर की डिजीज़, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं खुद हम फैला रहे हैं। मसलन टीबी के मरीज़ को अगर बिठाएं और वो खांसे, तो उसके जो खांसने का अमल है उससे टीबी के जरासीम जिसको लगेंगे उसको टीबी हो जाएगी। खांसी वाले को भी ऐसे होगा। खारिश की बीमारी है वो भी ऐसी होगी। इन्फ्लुएंजा जैसे, ये इन्फ्लुएंजा की किस्म है ना, ये जो कोरोना है, इसकी 5वीं लहर है। अब ये ऐसी है कि जब आप खांसते हैं तो इसके ड्रॉपलेट जब आपके अंदर जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अगर हम अमल करें तो कोई भी बीमारी जो हम कहते हैं कि ये अब एपिडेमिक हो गया, वबा की शक्ल नहीं फैल सकती, हम खुद फैलाते हैं। और बाकी जो बीमारियां हैं, किसी के पेट के अंदर पत्थरी का पैदा हो जाना, गुर्दे में पत्थरी का पैदा, कोई कैंसर हो जाना, ये हमारी मामूलात के ख़राब होने पर है कि अगर हम जंक, ये भी ज़ाहिर है हमारी अपनी गलतियों की वजह से। नेचर ने तो इतना अच्छा साफ सुथरा, हम तो अपनी ग़िज़ा को ऐसे खाते हैं जो अंदर जाकर हमारा बेड़ा गर्क करती है। मसलन बारबेक्यू आप खाते हैं, बारबेक्यू पर बड़े अच्छे बने होते हैं। एक तो अंदर कच्चा वो रह जाता है, गोश्त कच्चा रह जाता है, ब्लड वो वॉश नहीं अच्छे तरीके से, नहीं वॉश किया, वो पकता नहीं है, पकता नहीं। दूसरी बात यह है कि बारबेक्यू जब आप भूनते हैं तो उसके ऊपर काले काले से छोटे छोटे से वो बन जाते हैं पक कर, तो उसको जब आप चबाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, खा जाते हैं। वो आपके अंदर पूरी बॉडी के अंदर वाट्स पैदा करते हैं, जो छोटे छोटे वो निकल आते हैं। अच्छा। हमें ये पता नहीं होता कि हम खुद कहते हैं वाट्स आ गए ना, वो बारबेक्यू के वो काले काले अगर आप ना खाएं कभी वाट्स पैदा नहीं हो सकते, हम वही खा रहे। और बारबेक्यू में तो होता है लाजमी तो ऊपर से काले काले हटा देना। हाँ। वो जो काले काले जले हुए होते हैं, जला हुआ जो हिस्सा वो जला हुआ ब्लड का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल बनने के बाद जहाँ स्किन आपकी कमजोर होगी बार वाट्स बन। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है, क्योंकि अमूमन हम लोग सब यही कर रहे होते, हम कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि इसके जले हुए हिस्से को जो है हम निकाल के फेंक दें, वो बड़ा नुकसानदेह होता है, बहुत नुकसानदेह। वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, वाट्स बन जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आप फ्रेश फ्रूट खाते नहीं है तो आपके चेहरे पर फ्रेशनेस कैसे आए? ये भी सही कहा आपने। विटामिन क्यू, शिकवा रहता है हम फ्रेश नहीं लग रहा है। विटामिन क्यू आप नहीं खा रहे ना, विटामिन आप ले आते हैं सेब,
उसको एक हफ्ता रखने के बाद फिर काट पीट कर खाते हैं तो विटामिन क्यू खत्म हो गया, वो नुकसान हुआ हमें। तो बस वही इन दी एंड सर बात वहीं आ जाती है कि हम अपना ख्याल जब तक नहीं रखेंगे तब तक ना तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, ना हम अपनी जिंदगी में कहीं कोई अच्छा फैसला कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हम खुद अपने लिए जब गलत कर रहे हैं तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह, थैंक यू सो मच। और बड़ा एक खूबसूरत आपका जिंदगी का सफर है और बड़ा एंथुजियास्टिक रहा, और जिस तरह से लोग अगर इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो आप तो उनके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है।